गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और मैं तैयार हूं आपके लिए NCERT सार बैच की क्लास लेकर। आज सुबह, कल शाम को क्लास हुई थी और आज मैं सुबह तैयार हूं। सुबह ही क्लास होती है, केवल मंगलवार के दिन हम लोग शाम को मिलते हैं क्योंकि सुबह कोई लाइव क्लास चल रही होती है प्रैक्टिस सेशन की। जब तक वो प्रैक्टिस सेशन है तब तक ये समस्या है। जैसे प्रैक्टिस सेशन समाप्त हो जाएगा तो सुबह 8 बजे फिर से क्लास आपकी सुबह ही हो जाया करेगी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग NCERT सार बैच की क्लास लगातार कर रहे हैं और अभी मध्यकालीन भारत चल रहा है। और मध्यकालीन भारत में हम लोग गौड़ी आक्रमण यानी संघर्ष का जो काल था उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। आज ऑलमोस्ट हम लोग इसको फिनिश करेंगे और फिर दिल्ली सल्तनत के अंदर एंट्री करेंगे। बहुत अधिक इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ, NCERT में जितनी इन्फॉर्मेशन है सबको साथ लेकर के चलेंगे। जहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन है किसी भी NCERT में, उसको एक सार के रूप में, एक कंक्लूजन के रूप में हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। सिस्टम से बना हुआ है, यानी इस प्रकार से NCERT को संरचित किया गया है ताकि आपका सिलेबस भी पूरा हो सके कंपटीशन का, क्योंकि NCERT कंपटीशन के हिसाब से नहीं लिखा जाता है। इसकी समझ को हमें ध्यान में रखना पड़ता है केवल। ठीक है बच्चे, तो जितने जुड़ रहे हैं सभी का बेहद स्वागत है। जल्दी से सभी बच्चे जुड़ेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करें। नमस्ते। और कोई दिक्कत हो तो पहले ही मिनट में, जैसे अभी 8:02 हो रहा है तो 8:03 में मैं क्लास की शुरुआत कर दूंगा। अगर कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है, कुछ कहना होता है तो सबसे पहले आप वहीं कहेंगे ताकि यहाँ आपकी समस्या का समाधान कर सकें। वैसे तो मान के चलते हैं कि सारी बातें समझ में आ रही होगी, और कुछ बातें समझ में नहीं आती तो आपको करना क्या है कि फिर आपको पढ़ना है, दोबारा पढ़ना है। क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं तो सारी बातें एक साथ समझ में नहीं भी आ सकती है। कृत्रिम तौर पर पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो पहले आपको क्या करना है कि एक दो बार रिवाइज कर लेना है। फिर कोई दिक्कत होती है तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हूँ। कोई दिक्कत होती है तो मैं यहाँ पर आपके सॉल्यूशन को निकाल लूँगा। ठीक है, मैंने देख लिया सभी बच्चों के चैट, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं यहीं पर गौरी साम्राज्य की बात करते हैं या गौरी आक्रमण की बात करते हैं। गौरी आक्रमण की बात हो रही थी और हमने देखा था कि तराइन की द्वितीय लड़ाई में, तराइन का 2 युद्ध होता है और तराइन के पहले युद्ध में तो गौरी पराजित होता है, लेकिन दूसरे युद्ध में बेहतर रणनीति के कारण वह यहाँ पर सफल हो जाता है। इस बात पर भी काफ़ी अच्छी खासी बहस होती है कि जो तुर्कों का आक्रमण है वो क्यों सफल हो गया और जो राजपूत शासक थे वो एक एक करके क्यों फेल होते चले गए ऐसे आक्रमणकारी को रोकने में। जब भी आक्रमणकारी भारत में आया, चाहे वो गजनबी हो चाहे गोरी आक्रमणकारी हो, भारत के शासकों के द्वारा उसे रोकना मुश्किल हो गया। शुरुआत में हमने देखा केवल 2 शासक ऐसे थे, जैसे कि आप चालुक्य शासक को देखेंगे और दूसरा आप देखेंगे चौहान शासक को, जिसने गोरी को पराजित करने में सफलता पाई थी। बाकी कोई भी शासक उसके सामने टिक नहीं पाए, चाहे वो चंदावर का की लड़ाई हो, चाहे अनहिलवारा, उसी चालुक्य को देखते हैं, अनहिलवारा में जाकर के फिर वो पराजित हो जाता है जब दिल्ली से उस पर आक्रमण किया जाता है। फिर आप देखेंगे चंदेलों को पराजित करके कालिंजर, महोबा, खजुराहो आदि पर आक्रमण कर लिया जाता है। फिर हद तो तब हो गई कि जब मोहम्मद गोरी वाले टीम से एक सेना नायक अलग होकर के और बिहार बंगाल होते हुए उसने बहुत कम सैनिकों के माध्यम से पूरे बिहार बंगाल को जीत लिया। पूरा बिहार और पूरा बंगाल पार करते हुए, यानी जब वह दिल्ली से चलता है तो दिल्ली में पूरा उत्तर प्रदेश उसने पार किया, फिर बिहार को पार किया, फिर बंगाल तक पहुंच गया और उसको रोकने वाला कोई नहीं था। जबकि मुश्किल से 200-300 लोग ही उसके साथ थे, बहुत बड़ी सेना थी नहीं। तो ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से तुर्क भारत में जीते चले गए और भारतीय शासक एक एक करके धराशायी होते चले गए? इस बात पर भी चर्चा थोड़ी सी हमें रुक करके करनी होगी। बहरहाल तो देखते हैं कि चौहानों का क्या हुआ। चौहान का मतलब है पृथ्वीराज तृतीय, जिसको हम लोकप्रिय तौर पर पृथ्वीराज चौहान कहते हैं। वैसे चौहान के बारे में, यानी पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वह सबसे अच्छी जानकारी मिलती है चंदवरदाई, एक लेखक था, उसके ग्रंथ पृथ्वीराज रासो से सबसे बड़ी जानकारी हमें वहीं मिलती है। लेकिन चूंकि वह एक चारण भाट संप्रदाय समुदाय से बिलोंग करता था, तो उसने पृथ्वीराज चौहान की थोड़ी सी अतिशयोक्तिपूर्ण बड़ाई भी कर दी है। यानी जो हमें लगता है कि पृथ्वीराज चौहान महान है, सबसे महान है,
ये बातें अगर दिमाग में बैठी हुई है तो वह चंद्रवरदाई की किताब के आधार पर बैठी है, क्योंकि किताबों में बहुत सारी बातों को बढ़ा चढ़ा के बताया है। जैसे आप देखेंगे कि एक गढ़वाल शासक है जिसका प्रमुख शासक आपका जयचंद है, नाम आपने शायद सुना होगा। तो जयचंद से इसकी शत्रुता थी, और यहाँ पर चंद्रवरदाई एक विशेष इन्फॉर्मेशन देता है कि जयचंद की एक पुत्री का नाम था संयोगिता। संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के मध्य प्रेम संबंध होता है, और पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली से निकल करके कन्नौज जाता है और संयोगिता का अपहरण कर लेता है। ये सूचना मिलती है, जबकि दूसरी जगह कहीं यह सूचना हमें नहीं प्राप्त होती है कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ था या जानबूझ करके ये कहानी गढ़ ली गई। लेकिन चंद्रवरदाई ने इस बात की चर्चा की है कि संयोगिता का अपहरण किया था, जिसकी वजह से गढ़वाल शासक और चौहान शासक के बीच में और दुश्मनी प्रारंभ हो जाती है, जो ऑलरेडी पहले से चली आ रही थी। क्योंकि आपको बताया था कि चौहान शासक और जो गढ़वाल शासक है, दोनों का ननिहाल दिल्ली ही हुआ करता था, और दिल्ली में जो तोमर शासक हुआ करते थे, पहले वो गढ़वालों के साथ थे, बाद में चौहानों के साथ हो जाते हैं। तो इसलिए चौहान और गढ़वालों के बीच में एक लंबी शत्रुता प्रारंभ हो जाती है, जबकि दोनों का वंश एक ही था। तो ये सब सारी कहानी किताबों के आधार पर होती है। आवश्यक नहीं है कि ये सत्य ही हो, आवश्यक नहीं है कि असत्य हो, क्योंकि इसकी पुष्टि करने के लिए कोई साधन हमारे पास नहीं मौजूद है, क्योंकि जो सोर्स है उसी पर तो इतिहास का निर्माण कराते हैं। और अगर सोर्स वहाँ पर साइलेंट हो जाता है तो आप कैसे जानेंगे कि प्राचीन काल के लोग या मध्यकालीन भारत के लोग क्या करते थे। सोर्स ही हमें बताता है कि वहाँ क्या लोग करते थे, कैसे करते थे। कल एक बच्चे ने टेलीग्राम चैनल पर एक प्रश्न भी इस संदर्भ में पूछा था। तो यहाँ हमने क्या देखा कि एक जो अवधारणा आती है, एक अवधारणा होती है, तो अवधारणा ये आती है कि जो चौहान शासक है यानी पृथ्वीराज चौहान है, जब तराइन की लड़ाई में पराजित हुआ पृथ्वीराज चौहान, तो उसके बाद क्या हुआ उसका कहीं हमारे पास सोर्स स्पष्ट नहीं है। एक सोर्स स्पष्ट है चंद्रवरदाई का, जिसके बारे में मैंने बताया, वह बहुत सारी बातों को बढ़ा चढ़ा के कहता है। चंद्रवरदाई कहता है कि पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे ब्लाइंड बना दिया गया, यानी अंधा बना दिया गया, और अंधा बना करके गिरफ्तार करके उसको गजनी लेके चला गया, जहाँ पर मोहम्मद गोरी रहता था। तो गजनी ले गया, और वहाँ जैसा कि ये पृथ्वीराज रासो नामक किताब में लिखी हुई है बातें, कि वहाँ पर चंद्रवरदाई के कहने पर एक ऐसा षड्यंत्र किया गया जिसमें पृथ्वीराज चौहान, जिसे शब्द भेदी बाण चलाने की शक्ति प्राप्त थी, यानी शब्द सुन करके वह जान लेता था कि आवाज़ कहाँ से आ रही थी, एडजेक्ट उसको पिन कर सकता था। तो गोरी कहाँ बैठा है इसको बता दिया गया एक कविता के माध्यम से। कविता बड़ा लंबा है, मत चूको चौहान उसके लास्ट में लिखा हुआ है। ये अष्ट अंगुल प्रमाण वाला ऐसे कुछ है, मुझे याद नहीं है। तो माना जाता है कि चंद्रवरदाई ने कहा एक कविता के माध्यम से बता दिया पृथ्वीराज चौहान को कि गोरी कितने ऊंचाई पर बैठा है और उसकी आंख कहाँ पर है। और फिर पृथ्वीराज चौहान ने एक तीर धनुष लेकर के अंधा होने के बावजूद, ब्लाइंड होने के बावजूद, उसने ऐसा तीर चलाया जिससे कि वह मारा गया, यानी मोहम्मद गोरी मारा गया। और फिर ऑब्वियस है कि फिर इसे भी मृत्युदंड दे दिया जाएगा, पृथ्वीराज चौहान को भी मृत्युदंड दे दिया जाएगा। ये कहानी बताता है आपका पृथ्वीराज रासो, लेकिन हकीकत में ऐसा शायद नहीं हो, क्योंकि दूसरे सोर्स हमें ये बताते हैं कि एक अधीनस्थ शासक के रूप में पृथ्वीराज चौहान दिल्ली से ही या दिल्ली या अजमेर से वह शासन करता रहा। इसके बाद हम इसके बेटे हरिश्चंद्र की भी चर्चा सुनते हैं, वह भी शासन करता रहा। इसका मतलब है कि भले पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया हो, लेकिन उसे दिल्ली से हटा करके जो उसका मूल क्षेत्र है अजमेर भेज दिया गया और कहा कि आप वहाँ पर मेरे अधीन काम करो। किसने कहा? मोहम्मद गोरी ने। तो हो सकता है कि पृथ्वीराज चौहान लंबे समय तक शासन करता रहा हो या कुछ समय तक शासन करता रहा हो, बाद में उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर कोई भी इतिहास हमें स्पष्ट सूचना नहीं देता है। थोड़ी सी सूचना देता है चंद्रवरदाई देता है, जो अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है, क्योंकि अगर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की हत्या गजनी में की थी, तो यहाँ पर 1207 में हम कैसे देखते हैं कि दमयक नामक स्थान पर मोहम्मद गोरी की हत्या खोखर जनजातियों के द्वारा की गई थी। तो दोनों हमें इंफॉर्मेशन मिसमैच लगते हैं, इसलिए हम ऐसी कहानियों पर बहुत अधिक विश्वास नहीं करते। तो
तो इन्हीं सब बातों को परिप्रेक्ष्य बताते हुए मैं जरा कुछ लिखने की कोशिश करता हूं, ताकि जो मैंने बताया है उसको आप संक्षेप में लिख सकें, या आपकी कॉपी पर लिखा रहे कि जब भी आप रिवीजन करने जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो कहानी समझ गए कि क्या कहानी चाहता है। हाँ, पृथ्वीराज राजसो में बताया गया है। तो यहां हमने क्या देखा कि यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर तराइन की द्वितीय लड़ाई के पश्चात, इसको सीधे लिख सकते हैं, तराइन की द्वितीय लड़ाई के पश्चात, की द्वितीय लड़ाई के पश्चात क्या होता है, लड़ाई के पश्चात पृथ्वीराज पराजित हुआ, पृथ्वीराज पराजित होता है तथा पराजित हुआ तथा गोरी का आधिपत्य कहां हो गया, गोरी का आधिपत्य पंजाब के साथ, पंजाब से लेकर दिल्ली तक हो गया, दिल्ली तक हो गया, दिल्ली तक हो गया। स्वाभाविक है, पंजाब पर तो वो था ही, अब वह दिल्ली तक हो जाता है। इसके बाद पराजित होने के बाद, पराजित होने के पश्चात चौहान का क्या होता है, पश्चात पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ, चौहान का क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, इस संदर्भ में कई कहानियां मिलती है। इस संदर्भ में हम क्या देखते हैं, इस संदर्भ में कई कहानियां मिलती है, कहानियां मिलती है, हालांकि ज्ञात होता है, मिलती है, हालांकि ज्ञात होता है, ज्ञात होता है, हालांकि ज्ञात होता है कि पृथ्वीराज क्या करता रहा, पृथ्वीराज अजमेर में गोरी के अधीन कुछ दिनों तक शासन करता रहा, गोरी के अधीन कुछ दिनों तक शासन करता रहा होगा, दिनों तक शासन करता रहा होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। क्यों, उदाहरण कैसे दे सकते हैं, यहां पर कैसे मान सकते हैं, क्यों क्यों ऐसा हम कह सकते हैं कि पृथ्वीराज के कुछ सिक्कों पर, पृथ्वीराज के कुछ सिक्कों पर पृथ्वीराज के साथ मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ है, बिन साम को अंकित किया गया है, को अंकित किया गया है। अब अगर एक ही सिक्के पर दो शासकों का नाम है तो उसको हम क्या कहेंगे, पृथ्वीराज के साथ हम क्या देखते हैं, एक बार यहां से पढ़ता हूं फिर लास्ट में समझाऊंगा। तराइन की द्वितीय लड़ाई के पश्चात पृथ्वीराज पराजित हुआ तथा गोरी का आधिपत्य पंजाब से लेकर दिल्ली तक हो गया। पराजित होने के पश्चात पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ, तो इस संदर्भ में कई कहानियां हमें मिल जाती है, हालांकि ज्ञात होता है, कई कहानियां मिलती है, हालांकि ज्ञात होता है कि पृथ्वीराज अजमेर में गोरी के अधीन कुछ दिनों तक शासन करता रहा होगा। क्यों ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज के कुछ सिक्कों पर पृथ्वीराज के साथ मोहम्मद बिन साम अंकित किया गया है, मोहम्मद बिन साम अंकित किया गया है, और यहां पर लिख सकते हैं श्री मोहम्मद बिन साम अंकित किया गया है, श्री मोहम्मद बिन साम। श्री तो हम लोग भारतीय उपाधि के तौर पर प्रयोग करते हैं ना, लेकिन श्री शब्द वहां पर मोहम्मद बिन साम के लिए प्रयोग किया गया। साम का मतलब होता है मोहम्मद गोरी। तो अगर एक ही सिक्के पर दो शासकों के नाम हैं, इसका मतलब है कि पृथ्वीराज अधीनस्थ शासक हो गया होगा और मोहम्मद बिन साम का यानी मोहम्मद गोरी का नियंत्रण हो गया होगा। ऐसा हम मान के चलते हैं, तो ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा हम मानते हैं सिक्कों के आधार पर, जो हमारे सिक्के मिलते हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, हमने क्या देखा कि माना जाता है कि इसके पश्चात माना जाता है, हमने क्या देखा क्यों हुआ, पृथ्वीराज के कुछ सिक्कों पर पृथ्वीराज के साथ श्री मोहम्मद बिन साम को अंकित किया गया है। माना जाता है कि आगे क्या किया, आगे पृथ्वीराज के पुत्र द्वारा
रणथंभौर क्षेत्र में, रणथंभौर क्षेत्र में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की गई थी। एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की गई थी। शक्तिशाली राज्य की स्थापना की गई थी, ऐसा हम मानते हैं, की गई थी। पुत्र कौन था? जो पुत्र था वह कौन था? पुत्र था हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र नामक एक पुत्र है उसका। माना जाता है कि यह अजमेर से चला जाता है, हट जाता है, और रणथंभौर का किला बड़ा फेमस है, पहाड़ी पर है। तो माना जाता है कि वहां उसने एक नए चौहान राज्य की स्थापना कर ली थी हरिश्चंद्र के द्वारा। बाद में उसके छोटे मोटे कुछ वंशज भी आते हैं जो बहुत इतिहास में चर्चा में नहीं है, क्योंकि इसी रणथंभौर में हम देखते हैं फिर आगे चल करके दूसरे राजवंश को स्थापित होते हुए। तो आगे हम पृथ्वीराज के वंश को बहुत कंटिन्यू नहीं करते हैं। अधिक से अधिक सूचना जो हमें ऐतिहासिक तौर पर मिलती है वह मिलती है हरिश्चंद्र के आसपास। अब राजस्थान के इतिहास को पढ़ेंगे तो वहां तो इसकी भी वंशावली अभी तक चलती आ रही होगी। अगर राजस्थान के इतिहास को पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान का वंश अभी भी जीवित होगा। बहुत सारे लोग दावा करेंगे कि हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज ही थे, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इतिहास के रूप में हम कोई वंशावली नहीं पढ़ रहे, हम यहां पढ़ रहे हैं जो इतिहास को प्रभावित करता हो उसके रूप में हम करते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि यहां तक बातें समझी होगी। अब हम देखते हैं गंगा घाटी का विजय क्या होता है, यानी दिल्ली से आगे गंगा घाटी में विजय। गंगा घाटी में तुर्कों की विजय कैसे होती? तुर्कों की विजय। यहां हम देखें दिल्ली से आगे गंगा घाटी में तुर्कों की विजय कैसे होती है। इसको हम देखते हैं कि यह विजय, यानी दिल्ली से आगे तुर्कों की विजय कई चरणों में हुई थी। विजय कई चरणों में हुई, जिसमें मुख्य भूमिका किसकी रही? मुख्य भूमिका कुतुबुद्दीन ऐबक की रही। मुख्य भूमिका किसकी रही? कुतुबुद्दीन ऐबक की रही, जो क्या था? रही थी जो मोहम्मद गोरी का दास था। इसे क्या कहते हैं? इसे गोरी ने दिल्ली विजय के बाद भारतीय क्षेत्र का प्रशासक बनाया था। गोरी ने दिल्ली विजय के पश्चात भारतीय क्षेत्र का प्रशासक बनाया था। भारतीय क्षेत्र का प्रशासक बनाया था। क्या बनाया था? दिल्ली क्षेत्र का प्रशासक बनाया था। दिल्ली से आगे तुर्कों की विजय कई चरणों में हुई, जिनमें मुख्य भूमिका कुतुबुद्दीन ऐबक की रही थी, जो मोहम्मद गोरी का दास था, और इसे गोरी ने दिल्ली विजय के पश्चात भारतीय क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त किया था। जब वह गोरी आता है जब यहाँ आता है तो राजा हरिश्चंद्र ये नहीं थे भैया, कन्हैया सोनी जी। राजा हरिश्चंद्र अलग है ना, वो तो बहुत समझिए उस समय थे जब त्रेता युग चल रहा था। राजा हरिश्चंद्र तो बहुत पुराने लोग हैं, वो तो अलग ही कहानी थी। ये तो हरिश्चंद्र नाम से, जैसे अभी किसी का नाम राम है, रामचंद्र अभी भी बहुत सारे लोगों का नाम होगा, तो क्या वो रामचंद्र वही होंगे? संभव नहीं है ना। रामचंद्र तो वो इतिहास से उन्हीं के नाम पर बहुत सारे लोग रखते हैं, बहुत सारे लोग नाम रख लेते हैं राहुल, तो क्या वो राहुल गांधी हो गए? ऐसा संभव नहीं है। तो दिल्ली से आगे तुर्कों की विजय कई चरणों में हुई, जिसमें मुख्य भूमिका कुतुबुद्दीन ऐबक की रही, जो मोहम्मद गोरी का दास था, और इसे गोरी ने दिल्ली विजय के पश्चात भारतीय क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर दिया था। अब देखिए होता क्या है कि मोहम्मद गोरी का इंटरेस्ट असल में मध्य एशिया में है, तो वह भाले भारत विजय की तरह करने के लिए आ गया, लेकिन वो मध्य एशिया के लिए जाता आता रहता था अपनी सेना के साथ, क्योंकि अगर उसने गजनी का क्षेत्र या गोर का क्षेत्र खाली कर दिया तो उधर जो ख्वारिज्म शासक है वह तो उसको जीत लेगा, फिर वहाँ रहना जरूरी है। अगर नहीं रहेंगे तो आपका वह साम्राज्य चला जाएगा।
आप विजय करते हुए आगे बढ़िए, लेकिन अपने मूल क्षेत्र को तो नहीं छोड़ सकते हैं। तो मोहम्मद गोरी को असल में गजनी जाना पड़ता था बीच बीच में अपने घर को संभालने के लिए। तो भारत में किसी एक सेना नायक की जरूरत थी, तो उस समय सबसे बढ़िया होता था कि हम अपने दास को, जो स्लेव हमारा होता है, स्लेव को हम अपना अधिकारी नियुक्त करें, क्योंकि स्लेव कभी विद्रोह नहीं कर सकता है। स्लेव का काम है मालिक का कहना मानना। स्लेव कभी भी आपका विद्रोह नहीं करेगा, मालिक के अगेंस्ट नहीं जाएगा। नियम ये बना हुआ है जब तक उसको दास्ता से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक महत्वपूर्ण सेना नायक था। अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक की चर्चा एडवांस लेवल पर करेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक भले दास था, लेकिन एक समय बहुत बड़े खानदान से यह बिलोंग करता था, बहुत ही मजबूत योद्धा हुआ करता था। जब मैं एडवांस पर पढ़ाऊंगा ना अभी मेडिवल हिस्ट्री, तो वहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी में जाने की वहाँ छूट नहीं होती है। यहाँ हमें एनसीईआरटी के दायरे में ही रहना पड़ता है। मैं एडवांस पर जो पढ़ाऊंगा तब भी आप एक बार मेडिवल और मेरे साथ पढ़ लीजिएगा, और अगर एडवांस लेवल की किताब पढ़ना होगा तो साथ ही साथ आप पढ़ सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि गोरी आता जाता रहता था, और यहाँ पर भारतीय क्षेत्र का प्रशासक इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को बना दिया, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अब यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हमने क्या देखा कि यहाँ पर यहाँ हम क्या देखते हैं कि त्रेता युग क्या है। अब फिर भटक के कहीं चले जाएंगे ना। जब हिंदू धर्म की हम बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, तो वहाँ एक युग की परिकल्पना है। युग में हजारों लाखों वर्ष होते हैं, जिसको हम कहते हैं सतयुग, जहाँ पर कोई बुराई नहीं थी, मनुष्य लाखों लाख साल जीता रहता था। फिर हम देखते हैं आता है त्रेता युग। त्रेता का मतलब है जिस काल में भगवान राम आए, फिर वह युग खत्म हुआ भगवान राम के साथ। फिर दूसरा युग आया द्वापर युग, जिसमें भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। तीसरा हुआ कलयुग, जिसमें हम लोग अभी जी रहे हैं। हम लोग जैसे नाचीज प्राणी इसी युग में जी रहे हैं। अब कब खत्म होगा ये कहना मुश्किल है। इसी युग में आगे कल की अवतार होना है। ये सब जो युग की परिकल्पना है सनातन धर्म के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन हम लोग चर्चा करते रहते हैं। त्रेता युग है, द्वापर है, सतयुग है, कलयुग है। ये सब 4 प्रकार के युग की अवधारणा है, मैं बताऊंगा आगे। तो विजय के पश्चात भारतीय क्षेत्र का हम क्या देखते हैं, प्रशासक नियुक्त किया जाता है। इसने क्या किया, प्रशासक के तौर पर इसने अनेक विजय हासिल किए। प्रशासक के तौर पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, ऐबक ने अनेक क्षेत्रों की विजय की। जैसे उदाहरण लेंगे विजय की, ध्यान रखिए प्रशासक के तौर पर। उदाहरण यहां ध्यान रखिएगा, यह अभी सुल्तान वगैरह नहीं बना है। अभी जब हम 1194 की बात करते हैं, 1190 के बाद की बात करते हैं, यह अभी सुल्तान वगैरह नहीं बना है। एक प्रशासक, गोरी के अधीन प्रशासक है और प्रशासन कर रहा है। एक प्रशासक के तौर पर यह बहुत सारी विजय करता है। जैसे उदाहरण हम देखते हैं 1194 हम क्या देखते हैं, चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर का युद्ध, और गढ़वाल शासक को पराजित कर क्या कर दिया गया, गढ़वाल शासक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया। कन्नौज पर अधिकार कर लिया चंदावर की लड़ाई। याद रखिएगा यहां पर क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन मैं मार्क कर देता हूं। तो चंदावर का युद्ध होता है 1194 में, जब हम देखते हैं कि गढ़वाल शासक को यह पराजित होता है। फिर हम क्या देखते हैं, वह कन्नौज को जीतता है। फिर हम क्या देखते हैं कि यहां से हम क्या देखते हैं, यहीं से वह आगे बनारस बढ़ता है। यहीं से पहले वह बनारस जाकर उसे नष्ट करता है। पहले वह बनारस जाता है, फिर हम क्या देखते हैं, जाता है फिर बयाना तथा ग्वालियर की विजय करता है। ग्वालियर की विजय करता है। अब बनारस तो जानते हैं धार्मिक नगरी है, वाराणसी जो है वो एक धार्मिक नगरी है। बनारस जानते हैं ना कहाँ है, बनारस कहाँ है, किस राज्य में है, कुछ आइडिया है? या कोई बच्चे हैं जो इसको भी नहीं जानते? मुझे तो डाउट होने लगता है। बनारस कहाँ है, किस राज्य में है, आप बता सकते हैं? बनारस किस राज्य में है, बयाना किस राज्य में है, ग्वालियर किस राज्य में है?
ये सब अगर नहीं जानते हैं तो सारी बातें तो स्पष्ट हम नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि मान के चलते हैं कि भाई एक नॉलेज तो आपके पास है ही, नहीं तो हर चीज़ कैसे स्पष्ट करेंगे, क्या आपको अच्छा लगे रहा है या क्या नहीं समझ पा रहे हैं, ये समझना ही मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है ये सब तो जानते ही होंगे। यहीं से वह बनारस जाता है, फिर बयाना और ग्वालियर की तरफ जाता है। बयाना कहाँ है भैया? तो बयाना के बारे में शायद नहीं जानते होंगे, ये है आपका राजस्थान में। ग्वालियर कहाँ है? ये कहाँ है? एमपी में। और भाई बनारस तो आप जानते ही होंगे, बनारस को नहीं जानने का कोई मतलब तो है नहीं। ठीक है, ठीक है एकलव्य जी, ये सब चीज़ तो जानना ही चाहिए। तो मैं ऐसे ही बेफजूल मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि ये अगर जानकारी नहीं है तो इसका मतलब कोई मतलब ही नहीं है कि हम किसी भी प्रकार की तैयारी करें, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, ठीक बनारस से ही है तो स्वाभाविक है जानेंगे। बयाना अगर नहीं जानते होंगे तो मैंने लिख दिया राजस्थान में है, भरतपुर के पास। भरतपुर मतलब अलवर है, दिल्ली से सटा हुआ ही है। भरतपुर में ही आपको एक बर्ड सेंचुरी मिलती है ना, भरतपुर में आप वैसे भी पढ़ते होंगे। भरतपुर के पास ही बयाना है, जो एक समय नील के लिए बड़ा फेमस हुआ करता था। तो ग्वालियर तो एमपी में है, राजस्थान में बयाना है। मैंने यहाँ ये भी लिख देता हूँ यूपी में है, कोई जानकारी हो या नहीं। हम क्या देखते हैं कि आगे इसने क्या किया, आगे इसने चंदेल शासक को पराजित कर, चंदेल शासक को पराजित कर कालिंजर, महोबा तथा खजुराहो को जीत लिया, खजुराहो को जीत लिया। ये सारे मध्य प्रदेश में है। चंदेल शासक को पराजित कर क्या कर लिया, यहां पर खजुराहो को जीत लिया। दूसरा चरण हम क्या देखते हैं कि यह तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यह किया गया। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं कि यहां पर इसके बाद वह कहां जाता है, वह चला जाता है अनिहारा कि कोई दिक्कत नहीं। तो आगे हमने क्या देखा, आगे इसने चंदेल शासक को पराजित कर कालिंजर, महोबा और खजुराहो की विजय कर ली। महोबा कहां होगा? महोबा होगा आपका मध्य प्रदेश के अंदर। होता क्या है कि जब हम ऐसे चीजों को देख रहे होते हैं दिमाग में एक मैप खुलता है, और मैप अगर नहीं खुल रहा है इसका मतलब है कि हमें फिर समझने में या याद रखने में दिक्कत होगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमें समझ विकसित करनी होती है। समझ विकसित करने के बाद सारी बातें दिमाग में छप जाती है। दिमाग जो अपना है ना, वो शक्ति का भंडार है। इसमें जितना इंफॉर्मेशन दीजिएगा सभी इंफॉर्मेशन वो सेट हो जाता है। कभी भी आप उसको रिकॉल कर लीजिए, 30 साल 50 साल पहले के भी इंफॉर्मेशन को आप रिकॉल कर लेंगे। लेकिन रिकॉल करने का तरीका, हमने दिमाग को कमांड देना पड़ता है कि आपको क्या याद रखना है, क्या भूलना है। और अगर हम रट करके याद करते हैं तो वो स्वाभाविक है भूलेंगे, समझ के याद करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसने आगे चंदेल शासक को पराजित कर कालिंजर, महोबा और खजुराहो जीत लिया। इससे आगे हम क्या देखते हैं कि बिहार तथा बंगाल में तुर्कों की विजय एक स्वतंत्र सेनानायक के द्वारा की गई, स्वतंत्र सेना नायक के द्वारा की गई, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। जिसका नाम क्या था? बख्तियार खिलजी था। ध्यान रखिए, इसका नाम क्या है? बख्तियार खिलजी। बिहार तथा बंगाल में तुर्कों की विजय एक स्वतंत्र सेना नायक के द्वारा की गई, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार का मतलब वैसे भाग्यशाली होता है। बख्तियार का मतलब क्या होता है? भाग्यशाली होता है। हाँ, जैसे ही कुछ होता है ना, महोबा यूपी में नहीं होगा। महोबा कहाँ होगा? महोबा तो यहाँ होगा ना, एमपी में होगा ना। यूपी में कैसे होगा महोबा? या यूपी एमपी बॉर्डर पर आप कह सकते हैं। उस समय मध्य प्रदेश का ही हम जो मालवा का क्षेत्र थे वहां कहते हैं। ठीक है, तुर्कों की विजय एक स्वतंत्र सेना, जैसे आप बुंदेलखंड कहते हैं,
बुंदेलखंड एमपी के साथ सटा हुआ इलाका है ना, उसमें जो हम चंदेल शासक की बात करते हैं, चंदेल शासन असल में बुंदेलखंड में विकसित था, जिसमें यूपी और एमपी दोनों का भाग जुड़ा हुआ था। यूपी एमपी का दोनों, अभी तो हम बॉर्डर कर देते हैं, तो यूपी एमपी, जैसे आप झांसी को देखेंगे, झांसी एकदम जाकर के आप मैप पर देखेंगे झांसी को, बड़ा दिलचस्प तथ्य है, झांसी की भी कहानी बड़ी दिलचस्प है कि झांसी देखेंगे चारों तरफ से एमपी से घिरा हुआ है, और एक भाग जो है, मतलब झांसी एकदम से आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के अंदर मिलेगा, लेकिन है वह यूपी का भाग। असल में क्या थे, जो प्रथम थे आपके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो झांसी से ही बिलोंग करते थे। उनको इतना हर्ट हुआ इस बात को लेकर के कि मेरे राज्य यानी संयुक्त प्रांत उसमें कहा जाता था, उसमें उत्तर प्रदेश नहीं था, संयुक्त प्रांत में ही यह रहेगा। उन्होंने एक प्रण कर लिया था, इसको मैं दूसरे प्रांत में नहीं जाने दूंगा। उसमें मध्य प्रदेश को हम मध्य प्रांत कहते थे जब ये राज्यों का बंटवारा हुआ। उन्होंने कहा भाई मेरा ये तो संयुक्त प्रांत में ही रहेगा, मैं संयुक्त प्रांत से बाहर इसको नहीं जाने दूंगा। इसलिए आप उत्तर प्रदेश के नक्शे में झांसी को देखेंगे तो वो मध्य प्रदेश के अंदर आएगा, एकदम देखेंगे कि एकदम से अंदर में है जाकर के, जबकि नियम से उसको अगर सीधा मैप करते तो झांसी को नियम से होना चाहिए मध्य प्रदेश में होना चाहिए मैप के हिसाब से, लेकिन उनका अपना ईगो था कि भाई हम झांसी को नहीं जाने दे सकते हैं, तो उनके ईगो को वहां पर सेटिस्फाइड किया गया, और फिर हम देखते हैं कि यहां चला गया। ठीक है, खिलजी और खलजी एक ही है। बिहार तथा बंगाल में तुर्कों की विजय एक स्वतंत्र सेना नायक के द्वारा की गई, जिसका नाम बख्तियार खिलजी था। इस समय हम क्या देखते हैं, इस काल में बिहार क्या था, बिहार एक खुला क्षेत्र था। बिहार में कोई मजबूत शासक नहीं था, शासक नहीं था, जबकि बंगाल में सेन वंशीय शासक लक्ष्मण सेन का शासन था। खिलजी ने क्या किया, बख्तियार खिलजी ने सरलता से आगे बढ़ते हुए ना केवल बिहार को जीता, बल्कि हम क्या करते हैं, बल्कि कुछ 100 सैनिकों की मदद से ही किसको जीत लिया, सेन वंश की राजधानी लखनौती को जीत लिया। लखनौती, अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि लखनौती कहाँ है, तो आप कहिएगा लखनऊ में है। राजधानी लखनौती को भी जीत लिया कुछ 100 सैनिकों के मदद से। यहां एक लंबी कहानी होता क्या है कि जो सेन वंश की राजधानी है लखनौती, अब लखनौती को लखनऊ मत समझ लेना भाई, लखनौती बंगाल में, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, दोनों शब्द एक ही है। तो जब मैं यहाँ पर प्रश्न आपको पूछूंगा तो फिर मैं इस हिसाब से भाषा के आधार पर संरचित करूंगा कि ताकि वैसे तो मुझे लगता है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान से आपको करना है। तो हमने क्या देखा, बहुत ही सरलता से आगे बढ़ा, चूंकि बिहार में कोई शासक है नहीं, यहाँ से आगे बढ़ते हुए वो सीधा एंट्री कर जाता है बंगाल में, और लखनौती वर्तमान में बांग्लादेश में आएगा। जब लखनौती ये जाता है तो वहाँ कहा कि भाई हम घोड़ों का व्यापारी हैं, हम आक्रमणकारी नहीं हैं, घोड़ों का व्यापारी, यानी घोड़े का हम व्यापार करते हैं। अब घोड़ा उस समय बहुत जरूरी था सेना के लिए, तो उसको नगर में प्रवेश दे दिया गया, और इनफैक्ट चूंकि वो ट्रेडर्स था तो उसको राजमहल के पास ही रहने का मौका मिल गया। अब उसने धोखे से राजमहल में रात को आक्रमण कर देता है। हालांकि लक्ष्मण सेन को सूचना मिल गई कि अब आक्रमण होने वाला है, तो लक्ष्मण सेन अंदर अंदर ही सुरंग के रास्ते वहां से निकल गए थे। लक्ष्मण सेन को पराजित नहीं किया जा सका, लेकिन राजमहल पर कब्जा तो कर ही लिया गया, धोखे से कर लिया गया। लक्ष्मण सेन कमजोर शासक नहीं था,
लेकिन चूंकि वो निश्चिंत था कि अभी यहाँ पर आक्रमणकारी तो आ ही नहीं सकता है, बंगाल में कहाँ से आक्रमणकारी आए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ट्रेडर्स आते रहते थे, कोई ट्रेडर्स में दिक्कत नहीं थी, ट्रेडर्स तो किसी भी जाति धर्म के आते रहेंगे। तो एक तरह से लक्ष्मण सेन को धोखे में रख करके आक्रमण किया और कुछ ही सैनिकों की मदद से जीत लिया, वहां कोई प्रतिरोध हुआ ही नहीं। हम क्या देखते हैं, लखनौती को जीत लिया। इस मध्य उसने क्या किया, इस मध्य बख्तियार खिलजी ने क्या किया, खिलजी ने नालंदा तथा विक्रमशिला के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया। प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया, विद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया। अब जबकि बनाया जा रहा है नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को, अब फिर से नया रिनोवेट किया जा रहा है, लेकिन उस समय इस दोनों प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को हम क्या देखते हैं, वहां पर वह क्या होता है, वह होता है। अच्छा, यूपी में है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। शिवानी के लास्ट में ये हाफ लाइन पढ़ देंगे। कौन सा हाफ लाइन पढ़ देंगे, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं। इस काल में बिहार में कोई मजबूत शासक नहीं था, जबकि बंगाल में सेन वंशीय शासक लक्ष्मण सेन का शासन था। बख्तियार खिलजी ने सरलता से आगे बढ़ते हुए न केवल बिहार को जीता, बल्कि कुछ 100 सैनिकों की मदद से ही सेन वंश की राजधानी लखनौती को भी जीत लिया। इस मध्य बख्तियार खिलजी ने नालंदा तथा विक्रमशिला के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को भी जलाकर नष्ट कर दिया। विक्रमशिला के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को भी जलाकर नष्ट कर दिया। हालांकि हम क्या देखते हैं, हालांकि आगे असम पर अधिकार करने के प्रयासों में बख्तियार खिलजी क्या होता है, बख्तियार खिलजी अपने ही सेनानायक के हाथों मारा गया, अपने ही सेनानायक के हाथों मारा जाता है, अपने ही सेनानायक के हाथों मारा जाता है। क्या देखा, इस मध्य बख्तियार खिलजी ने नालंदा तथा विक्रमशिला के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया। हालांकि आगे असम पर अधिकार करने के प्रयास में अपने ही हाथों मारा जाता है, अपने ही सेनानायक के हाथों मारा जाता है, अपने ही सेनानायक के हाथों मारा जाता है। ठीक है, ये कॉलेज क्यों जला देते थे? देखिए होता क्या है कि जब नालंदा को हम देखते हैं, बढ़िया सवाल, कि जब हम नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को देखते हैं, इनको लगा कि ये मंदिर है, जैसा कि इतिहासकार बताते हैं कि इनको लगा कि यह मंदिर है। तो स्वाभाविक है कि जब हम धर्म के रथ पर चल रहे होते हैं तो हमें दूसरा धर्म तो अच्छा लगेगा नहीं, और इस्लाम वैसे चीज को बर्दाश्त नहीं करता है जहां पर कि मूर्ति पूजा होती हो, क्योंकि इस्लाम का उद्भव ही मूर्तियों के खिलाफ हुआ था। हुआ क्या था कि जब आप शुरुआत में थोड़ा सा और पीछे जाएं, जब इस्लाम का उद्भव हो रहा था, पैगंबर मोहम्मद साहब है, वो मक्का के एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से बिलोंग करते थे। उनका जो फादर है वो कबीले के मुखिया भी हुआ करते थे, कुरैश कबीला था, उसके मुखिया थे। तो उसमें होता क्या था कि मक्का का क्षेत्र जो आप देखते हैं, मक्का जो अभी सऊदी अरबिया में है, वह एक रेगिस्तान का क्षेत्र हुआ करता था। रेगिस्तान में भी नखलिस्तान था। नखलिस्तान कहते हैं कि वह रेगिस्तान का क्षेत्र जहां पर हम थोड़ा सा पानी देखते हैं, पानी वगैरह हरियाली थोड़ी होती है राजस्थान के रेगिस्तान के किसी भाग में, उसको हम नखलिस्तान कहते हैं। तो मक्का में थोड़ा पानी वानी था, पेड़ पौधे हरियाली थे, तो दूर दूर से कबीले आते थे और वहां पर वो रुकते थे, और रुक करके फिर व्यापार करने के लिए अलग अलग देशों में अपने ऊँटों के सहारे चले जाते थे। चूंकि जब कबीले आते थे तो अपना सारा सामान ही लेके चलते थे, उनके पास कोई बहुत संसाधन तो था नहीं, तो अपनी देवी देवताओं की मूर्तियों को भी लेकर के, जो भी पहले पूजा जाता था इस्लाम के पहले, उसको लेकर के आते थे और मक्का में कुरैश कबीले के पास रख देते थे कि सर आप इसकी देखरेख करिएगा, जब मैं लौट के आऊंगा फिर अपनी देवता को हम ले जाऊंगा, मैं अपने देवता को घर लेके जाऊंगा। ठीक है,
तो सभी अपनी मूर्ति को लेकर के काबा में रख देते थे। एक घर बना दिया गया जहां सबने अपनी मूर्ति को रखना शुरू किया। उसको जनरली काबा कहा जाता था। काबा अभी भी बहुत फेमस मतलब सबसे पवित्र जगह है। अब जब पैगंबर मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्त हुआ, उनको ज्ञान जो प्राप्त हुआ उसमें सबसे बड़ा ज्ञान यही था कि मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। मूर्ति पूजा करने से कर्मकांड की बढ़ोतरी होती है, समाज में ऊंच नीच का भेद उत्पन्न होता है। तो उन्होंने बार बार कहा कि भाई मूर्ति पूजा मत करो, मूर्ति पूजा मत करो। लोग माने ही नहीं, क्योंकि कुरैश कबीला जो उनके फादर का था वही विरोध में आ जाए कि अरे भाई यही से इसी से मेरा रोजगार चल रहा है, आप कहते हो मूर्ति पूजा बंद करो। तो इतना विरोध हुआ कि पैगंबर मोहम्मद साहब को हिजरत करना पड़ा, यानी मक्का छोड़ करके मदीना जाना पड़ा। फिर वो जब मदीना से मक्का पर आक्रमण करते हैं तो सबसे पहला उन्होंने टारगेट किया कि काबा से जितने भी काबा में जितनी मूर्तियां रखी हुई थी उसको उठा करके बाहर फेंकें या तोड़ दें, क्योंकि उनका मुख्य मकसद यही था कि मूर्तियों के माध्यम से कर्मकांड नहीं होना चाहिए, मूर्तियों की पूजा नहीं करें, हम एक मात्र अल्लाह की उपासना करें। तो काबा जो पहले मूर्ति पूजा का केंद्र हुआ था, वहां से सभी मूर्तियों को तोड़ करके हटा दिया गया और वहां उन्होंने मतलब अपने विचारों की प्रतिष्ठा की। इसलिए अभी आप देखिएगा काबा जो है वह पहले से भी धार्मिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह माना जाता था, और अभी तो सबसे पवित्र माना जाता है। इस्लाम में सबसे अगर जगह देखें पवित्र जगह होगा तो वो काबा है। मक्का मदीना, काबा का नाम आपने सुना होगा। तो चूंकि इस्लाम में शुरुआत के ही दिनों से मूर्ति पूजा की खिलाफत होती रहे कि मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए, तो जहां भी इस्लाम ने प्रसार किया हर जगह उसने मूर्ति को पहले तोड़ा, चाहे वो भारत में हो चाहे कहीं और हो। तो भारत के संदर्भ में हम बात करते हैं, जैसे हमने कहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनारस की तरफ प्रस्थान किया। जब बनारस जाएगा तो बनारस तो भाई धर्म का केंद्र है, हिंदू धर्म का केंद्र है। तो बनारस में बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया, बहुत सारी मूर्तियों को तोड़ा गया। इसी क्रम में जब बख्तियार खिलजी बढ़ता है तो उसको लगा कि नालंदा एक मंदिर है, यहां पर बहुत धन हमारा होगा। तो नालंदा को वह लूट लेता है, और लूटने से जब देखा कुछ मिला नहीं, केवल कागज था और किताबें थी, उसने किताबों से उसको कोई लेना देना है नहीं, वो तो बर्बर आक्रमणकारी है, उसने जला दिया। फिर यही हाल उसने विक्रमशिला का भी कर दिया। थोड़ा सा हम प्रदर्शन करेंगे क्रूरता का तब तो लोग हमसे डरेगा। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, वो जला दिया करते थे। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर लगातार हम करते हैं। सैन वंश की राजधानी है, सैन वंश की राजधानी है, सैन वंश है, ठीक है। अभी तो कुतुब लड़ाई कर रहा था, ये खिलजी अचानक से निकल गया। तो वहां पर लिखा हुआ है ना, यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है कि बिहार तथा बंगाल में तुर्कों की विजय एक स्वतंत्र सेना नायक के द्वारा किया गया। इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं भेजा था, ये अपने आप 200-400 लोगों को लेकर के निकल गया बिहार की तरफ, और बिहार उसमें किसी शासक के अधीन था नहीं, एकदम खाली था, कोई शासक मजबूत नहीं था। सीधा वो बिहार पार करते ही बंगाल पहुंच गया। बिहार पार करते ही क्या है, बंगाल है। अगर मैप के ऊपर देखें, शायद मैप आपका क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैप तो मेरे पास है नहीं। तो मैप अगर यही देखें, ये भारत का नक्शा है, ये गोरी का क्षेत्र है जहां गोरी अपना प्रभाव क्षेत्र स्थापित करता है। मान के चलते हैं कि मैप हमारा यहां है, ठीक है। यहां से ये चलता है, ये आता है दिल्ली, यहां आएगा, पंजाब है, दिल्ली है, फिर यहां से आएगा यूपी, आएगा बिहार, आएगा, और फिर ये चला जाएगा बंगाल। इस तरह से यहां पर ये प्रसार करता है। देखते हैं मैप का डायरेक्शन भी वही है, जो इलाका दिखा रहा है वो गोरी साम्राज्य को दिखा रहा है, यानी गोरी ने कहां तक विजय हासिल की थी उसको दिखा रहा है। तो ये कहां से कहां तक चला जाता है, बंगाल तक चला जाता है, बंगाल की सीमा तक चला गया। यहां सैन वंश के शासक राज कर रहे थे। हमने क्या देखा कि हालांकि आगे असम पर अधिकार करने के प्रयास में बख्तियार खिलजी क्या होता है, मारा जाता है। और इस काल में हम क्या देखते हैं कि उसका एक तरह से अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उसके बाद कभी हम नहीं देखते, कभी हम इसको नहीं देखते हैं कि आगे बढ़ते हुए। इसी काल में हम क्या देखते हैं, इसी काल में मोहम्मद गोरी कहां चला जाता है। इसी काल में मोहम्मद गोरी को गोर तथा गजनी वापस जाना पड़ता है, क्योंकि यहां
1203 ईस्वी में, यहां पर 1203 ईस्वी में हम क्या देखते हैं, यहां पर एक बड़ी संकट उपस्थित हो जाती है और 1203 ईस्वी में ख्वारिज्म के शासक द्वारा गोर को जीत लिया गया। गोर को उसके भाई से जीत लिया गया था, भाई से जीत लिया गया, यानी गोर क्षेत्र उसका गया, जहां से ये चला था, जीत लिया गया। अब इसको बचाना, जान बचाना भारी पड़ रहा है। इसको भाग करके ये तो चला आया था दिल्ली तक, लेकिन दिल्ली तक आया, उधर पता चला ख्वारिज में एक राज्य उद्भव हो गया और उसने जो उसका मूल क्षेत्र था गोर अफगानिस्तान में, उसी को जीत लिया। अब उसका जड़ ही खत्म, यानी जहां से वो चला था वो उसका घर खत्म। अब क्या करेगा ये बेचारा, जब इसका जहां से था, इसका मूल क्षेत्र था जहां इसका भाई शासन कर रहा था गयासुद्दीन, तो वहां क्या करेगा, वो तो खत्म हो गया। अब वहां से पीछे हटेगा, वो गजनी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए मैप के ऊपर इसका क्या होता है, क्षेत्र समाप्त हो गया। मान लो कि मैं मैप के ऊपर चलूं, तो मैप है, ये गोर का क्षेत्र है, और यहां पर अगर ख्वारिज्म का उदय होता है, ये गोर का क्षेत्र है, ये हो गया खत्म। अब ये यहां से कहां बढ़ेगा, अब इसका क्षेत्र यहां पर है, गजनी के पास आ गया। अब ये क्षेत्र इसका खत्म हो गया, यहां से कटअप हो गया, इसका कोई क्षेत्र अब यहां बचा ही नहीं। अब जो इसका क्षेत्र है वह यहां से नीचे ही है ना। अब इसको तो मजबूरी है कि वह भारत में अपने राज्य की स्थापना करेगा, नहीं तो यहां तो बहुत कम है, और इसका खतरा है कि ये वाला जो भाग है वो यही आने वाला है, जीते हुए इधर आएगा, गजनी की तरफ आएगा, और गजनी की तरफ आएगा तो फिर ये भी राज्य खत्म। इसलिए अब क्या करेगा, पहले गजनी को मजबूत करेगा, फिर भारत के राज्य को मजबूत करेगा, ताकि अपना शासन कम से कम बरकरार तो रख सके। फिर हम क्या देखते हैं, यहां पर ख्वारिज्म के शासक द्वारा गोर को उसके भाई से जीत लिया गया, उसके भाई से यहां पर जीत लिया गया। अब हम क्या देखते हैं कि अब यहां पर मुश्किल हो गया कि जीत लिया गया था। अब गोरी के लिए आवश्यक था, अब गोरी के लिए आवश्यक था वह क्या करे, आवश्यक था कि वह भारत के क्षेत्र में विजय सुनिश्चित करे, भारत के क्षेत्र में विजय सुनिश्चित करे। ध्यान रखिएगा, जब भी मैं भारत की बात करता हूं, पाकिस्तान भी साथ होता है। विजय सुनिश्चित करे, उसके लिए आवश्यक था वह भारत के क्षेत्र में विजय सुनिश्चित करे। भारत का मतलब क्या होगा, केवल वर्तमान भारत नहीं, बल्कि पाकिस्तान की भी बात हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान का विभाजन उस समय तो हुआ नहीं था। तो अफगानिस्तान तो अलग था, अफगानिस्तान से नीचे यानी खैबर पास से नीचे वह विजय हासिल करेगा, जिसमें पाकिस्तान और भारत का भाग शामिल होगा। अब दिल्ली तक आ चुका है, और दिल्ली तक आ चुका है, पूरा पाकिस्तान जीते हुए दिल्ली तक आया है। तो अब ये प्रयास करेगा गजनी से लेकर के जहां तक हमने क्षेत्र जीता हुआ है, वहां पर एक अच्छे प्रशासन की स्थापना करे, ताकि यहां उसका राज्य स्थापित हो पाए। अब गोरी के लिए आवश्यक था कि वह भारत के क्षेत्र में अपना विजय सुनिश्चित करे। यहां हम क्या देखते हैं, यहां पर हम क्या देखते हैं कि गोरी को गजनवी शासकों की तरफ, गोरी को गजनवी शासकों की तरह पंजाब के खोखर जनजाति, खोखर नहीं लिखते, खोखर लिखते हैं, KH लिखते हैं, खोखर को ऐसे लिख सकते हैं, खोखर जनजाति, खोखर जनजातियों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, सामना करना पड़ा। इसी क्रम में क्या देखते हैं, इसी क्रम में खोखरों के विद्रोह के दमन के लिए वह भारत आता है। खोखरों के विद्रोह के
दमन के लिए वह भारत आया, के लिए वह 1206 में भारत आया, भारत की तरफ चला, हालांकि उसकी हत्या दमयक स्थान पर, उसकी हत्या दमयक नामक स्थान पर कर दी गई। उसकी हत्या एक पठान द्वारा, पठान मतलब होता है अफगान, द्वारा दमयक नामक स्थान पर कर दी गई, दमयक नामक स्थान पर कर दी गई, उसकी हत्या दमयक नामक स्थान पर कर दी जाती है। इसी काल में मोहम्मद गोरी को गोर तथा गजनी वापस जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ 1203 ईस्वी में ख्वारिज्म के शासक द्वारा गोर को उसके भाई से छीन लिया गया था। अब गोरी के लिए आवश्यक था कि वह भारत के क्षेत्र में विजय सुनिश्चित करे। गोरी को गजनवी शासकों की ऐसे लिखेंगे, गोरी को गजनवी शासकों की तरह पंजाब के खोखर जनजातियों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। ध्यान रखिएगा, ये मैं प्रश्न ऑलरेडी पूछ चुका हूं कि खोखर जनजाति कहां थी। खोखर जनजातियों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इसी क्रम में खोखरों के विद्रोह के दमन के लिए वह 1206 में भारत की तरफ चला, हालांकि उसकी हत्या एक पठान द्वारा दमयक नामक स्थान पर कर दी जाती है। 1206 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी जाती है। एक दमयक नामक स्थान पर एक पठान था जो अफगान था, उसकी वजह से यहाँ पर उसकी हत्या हो जाती है। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि फिर गोरी का अंत हो जाता है। बख्तियार खिलजी को क्यों मारा, क्या वजह था? देखिए, बख्तियार खिलजी क्या है ना कि असम चला गया था। एक मिनट में ब्रीफ कर देता हूँ। बख्तियार खिलजी ने बंगाल तक तो बड़े आसानी से जीत हासिल कर ली। बख्तियार खिलजी को लगा कि सब जगह ऐसा ही होगा और वह एंट्री कर जाता है असम की तरफ। तो असम में जो शासक थे वो बड़े होशियार थे, वहां कमजोर शासक तो कोई भी नहीं था। तो बख्तियार खिलजी को चूंकि आक्रमण का प्रतिरोध करना ही नहीं पड़ रहा था, तो उसको बड़ा मजा आ रहा था युद्ध करने में। तो वह क्या करता है कि बंगाल से आगे बढ़ते असम जाता है। असम के शासक बड़े होशियार थे, कहा आओ बेटा, असम का मतलब वर्तमान असम नहीं होता है, बल्कि पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र हो जाएगा। उस समय के असम की बात करें, कहा आओ बेटा अंदर आओ। असम के शासक जो है सेना पीछे हटती गई और बख्तियार खिलजी आगे बढ़ता जा रहा। उसको लगता है कि हम विजय हासिल कर रहे, जबकि वहां तो उसको फंसा रहा था। और जैसे ही अंदर गया, पहाड़ी इलाके में गया, उसको बुरी तरह से घेर लिया गया पहाड़ में। फिर पहाड़ से निकलना तो बड़ा मुश्किल है। अगर पहाड़ी इलाके में आप फंस जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि जाना कहाँ है। जिसको रास्ता पता है वही जा सकता है। अब ना रोड बन गया है, पहले तो आप निकल ही नहीं पाएंगे। यहां पर उसको फंसा लिया गया और इतना पत्थर मारा उसके ऊपर कि अधिकांश सेना नष्ट हो गई। बख्तियार खिलजी तो बच गया किसी तरह से, लेकिन उसकी सेना सारी वहीं नष्ट हो गई जो 200-400 लोगों की थी। तो फिर बख्तियार खिलजी जैसे कमजोर होता है तो कोई एक सरफिरा है, उसने उसकी उसी तरह से हत्या कर दी जैसे कि गोरी की हत्या कर दी गई थी। तो इस तरह से बख्तियार खिलजी बुरी तरह से फेल होता है, मारा जाता है। उसके बाद उसका कोई नाम भी सुनाई में नहीं देता है। ठीक है, तो मैंने बता दिया संजना पाल कि कोई युद्ध के दौरान नहीं हुआ। वहां असम में युद्ध हुआ था, उसमें बच तो गया था, लेकिन फिर वहां से आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए वह उसकी हत्या किसी और के द्वारा कर दी जाती है। जनरली देखिए, होता क्या है कि जब उत्तराधिकार के नियम स्पष्ट नहीं होते हैं और यह तय है कि जिसके पास शक्ति होगा वही उत्तराधिकारी बनेगा, तो हमेशा ये रक्तपात होता रहता है। पूरे इतिहास के राजखंड में देखिए, राजखंड का मतलब है जब राजवंशों का खंड देखते हैं तो अक्सर आपको सत्ता परिवर्तन हत्या के द्वारा ही होता है। आप अलाउद्दीन खिलजी को देखिए, अपने चाचा को मार दिया, इसको देखिए उसको मार दिया, उसको देखिए वो मार दिया। अजात शत्रु प्राचीन भारत में अपने पिता की हत्या कर देता है। अजात शत्रु की भी हत्या उसके बेटे के द्वारा कर दी गई। जब उत्तराधिकार के नियम स्पष्ट नहीं होंगे तो ये सब कहानी चलती रहती है। राज परिवार इसीलिए, राजवंश इसीलिए अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि वहां पर सत्ता का परिवर्तन सुखद नहीं होता है, बहुत ही हिंसक होता है। इसलिए हम इतिहास में वैसे राजवंशों को बहुत अच्छा नहीं मानते हैं जो जहां सत्ता का परिवर्तन हिंसा के माध्यम से और एक जगह नहीं हुआ है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत में तो और अधिक। मध्यकालीन भारत में आप पूरा मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तो यहाँ पर तो आपको और विचित्र लगेगा कि अगर कोई शासक है ना, जो भी शासक बना, वो अपने सगे संबंधियों का विवाह नहीं होने देता था ताकि
कोई उत्तराधिकारी पैदा ना हो जाए, कोई रक्त संबंधी उत्तराधिकारी के रूप में पैदा ना हो जाए। अपना विवाह तो कर लेगा, अपने बेटे होंगे, बेटी होगी, लेकिन अपने सगे संबंधी जो बेटी है, खास करके बेटी का विवाह नहीं होने देता था, क्योंकि बेटी का विवाह होने का मतलब है कि सत्ता का दावेदार एक नया पैदा हो जाएगा। और यह देखिएगा केवल सल्तनत काल में नहीं, बल्कि मुगल काल तक आपको यही दिखाई देगा। आप देखेंगे कि मुगल काल में जब आप पूरा पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि बहुत सारे हम राजकुमारों की चर्चा सुनते हैं, राजकुमारियों की भी चर्चा सुनते हैं, लेकिन यह नहीं सुनते हैं कि राजकुमारी जो शाहजादी थी उसका विवाह होता था। किसी का विवाह होने ही नहीं दिया गया, कठोर अनुशासन रखा जाता था। तो इसीलिए तो इसको मध्यकाल कहते हैं। मध्यकाल में हम बहुत सारी मानवीयता वाली बात को ध्यान में नहीं रखते। मध्यकाल को इसीलिए हम डार्क एज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ एक तरह से धर्मतंत्र का बोलबाला है, कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, या कानून व्यवस्था में हम देखते हैं कि परिवारवाद का बोलबाला है, इसलिए हम मध्यकाल को बहुत अच्छा काल नहीं मानते। तो यहाँ हमने क्या देखा, इसकी यहाँ हत्या कर दी जाती है, तो ये हमारा हो जाता है। ठीक है, नहीं, सभी एज में होता था नीलाक्षी वर्मा। गोरी को पठान ने इसलिए मारा क्योंकि वो गुस्सा हो गया था। करजीम का शासक मतलब ख्वारिज्म, ख्वारिज्म एक राज्य, एक साम्राज्य है ख्वारिज्म। जैसे हमने देखा था सामानी राजवंश, सामानी साम्राज्य देखा था, सासानी साम्राज्य देखा था, फारसी साम्राज्य देखा था, उसी तरह से ख्वारिज्म क्षेत्र है जहां पर एक साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ख्वारिज्म एक क्षेत्र का नाम है, उसी क्षेत्र पर वहां के साम्राज्य को हम जानते हैं। ठीक है, तो गोरी का पठान ने ऐसे ही मार दिया, गुस्सा था उसको, किसी वजह से गुस्सा हो गया था। नहीं, ऐसा नहीं होता नीलाक्षी, मैंने कहा ऐसा नहीं होता है। विश्वनाथ भारद्वाजी, आप लेट ज्वाइन कर रहे हैं क्या? नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा, ये संघर्ष का युग, तो यही समाप्त करते हैं। एक नॉर्मली अब एनसीईआरटी में ये सब चर्चा नहीं होती है, लेकिन चूंकि ओल्ड एनसीईआरटी में था तो मैंने पूरा का पूरा चर्चा कर दिया है चैप्टर नंबर 5। जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी वो दिल्ली सल्तनत का पहला भाग हो जाएगा। मामलुक सुल्तान है, ये हम कवर करेंगे। 1 या 2 क्लास यहाँ लग सकता है। दिल्ली सल्तनत में हम देखेंगे कि पहला जो काल है बलवंत का कैसे चलता है, फिर दिल्ली सल्तनत पार्ट 2 है, फिर दिल्ली सल्तनत का अधिक शासन और आर्थिक है, और फिर ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा दिल्ली सल्तनत वाला। तो यहाँ हमें अब कल जो आप पढ़ करके आएंगे वो पढ़ के आएंगे चैप्टर नंबर 6 क्लास 11 ओल्ड एनसीईआरटी सतीश चंद्रा का चैप्टर नंबर 6 पढ़ करके आएंगे कल। दिल्ली सल्तनत का बढ़िया दिया हुआ है, मजेदार है, तो उसको आप तैयार करके रहिएगा ताकि मैं कल विशेष चर्चा इस पर कर सकूं। सुबह की क्लास आपकी होनी है, और ध्यान रखिएगा जैसे ही इकोनॉमी की क्लास इंड होती है यह क्लास आपकी 2 घंटे की हो जाएगी। 2 घंटे में, जैसे ही 2 घंटे में आऊंगा सिलेबस बहुत तेजी से आगे निकल जाएगा, बहुत अच्छे से सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, दमियक अफगान में क्या, दमियक नामक स्थान है ना, दमियक नामक स्थान है, अफगान लिखा है क्या? एक बार मैं देख लेता हूं, कहीं ये तो नहीं लिख दिया था दमियक नामक स्थान पर। इसी क्रम में खोखरों के विद्रोह के दमन के लिए वो स्वयं भारत की तरफ आता, हालांकि उसकी हत्या एक पठान द्वारा, दमियक नामक स्थान है ना, दमियक नामक स्थान तो लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? अगर लिखा हुआ है कि दमियक नामक स्थान, तो दमियक एक स्थल का नाम है, स्थान का नाम है, सीधी सी बात है ना। ठीक है, दमियक नामक स्थान पर कर दी जाती है। चलिए आज के लिए इजाजत दीजिए, बाय एंड टेक केयर। कोई दिक्कत होती है तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर बता देंगे।